गुड इवनिंग बच्चों। इससे पहले देखिए मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए हमने बहुत कुछ बताया, उसकी चर्चा हुई थी। आज हमें इंटर के विद्यार्थियों के लिए कुछ कहना है। इंटर के विद्यार्थी भी देखिए कोचिंग बंद होने के कारण पढ़ाई से बाधित हो रहे हैं। आज उन्हीं की चर्चा हमें करना है। 12th के विद्यार्थियों के लिए आर्ट्स में जो विषय होती है, अब इसमें देख रहे इतने विषय हैं, इन विषयों की पढ़ाई हमारे यहाँ होती है। ये सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। इसमें से जैसे देखिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ये 3 विषय जो हैं, ज्योग्राफी है, ये जनरल विषय है, सारे बच्चे इसको रखते हैं, सारे विषय की पढ़ाई होती है। करीब करीब जगह इसकी पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ भी ये तीनों विषय पढ़ाए जाते हैं, तीनों विषय की पढ़ाई हम करते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ इकोनॉमिक्स, कुछ वैसे बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स रखते हैं, और इकोनॉमिक्स बड़ा टफ पेपर है, बहुत कम बच्चे उसको रखते हैं। और ये इकोनॉमिक्स के साथ साथ देखिए अब साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी बहुत सारे बच्चे रखते हैं, लेकिन साइकोलॉजी की पढ़ाई मिल नहीं पाती है। बहुत कम लोग हैं जो इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी को पढ़ाते हैं। लेकिन मेरे यहाँ साइकोलॉजी की भी पढ़ाई होती है और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई होती है, और वो भी NCERT बुक के माध्यम से। मैं फुल्ली NCERT बुक से पढ़ाता हूँ। NCERT बुक में शब्द थोड़े से कड़े होते हैं, कठिन होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उसको टच नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो उन्हीं किताबों से पढ़ाता हूँ। साइकोलॉजी की बिल्कुल पढ़ाई हमारे यहाँ होती है, इकोनॉमिक्स की भी बिल्कुल पढ़ाई हो रही है। होम साइंस भी कोई बहुत हार्ड पेपर नहीं, बहुत मजेदार विषय है, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाने में और बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। आप देख रहे हैं इसमें प्रैक्टिकल भी है, उसमें नंबर उठ जाते हैं। साइकोलॉजी में भी प्रैक्टिकल है, यहाँ भी नंबर उठ जाते हैं। ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल, उसमें भी नंबर उठते हैं। तो चलिए इन सारे विषयों की पढ़ाई होती है। और हिंदी तो खैर सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं। हिंदी को बड़ी डिटेल्स में पढ़ाने का काम हम करते हैं। चलिए इतने विषयों की चर्चा कर रहे हैं। तो आज आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो लिखा हुआ इकोनॉमिक्स, बस इसी इकोनॉमिक्स की चर्चा हमें आज करना है। टफ पेपर है, हार्ड है। इसमें देखिए जैसा इकोनॉमिक्स में मैथ भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल इसमें है, और वो सारे न्यूमेरिकल थोड़े से कठिन होते हैं। सामान्य जो आप मैथ पढ़ते हो उससे हट करके इसका मैथ होता है। स्टैटिक्स उसमें आता है, और फिर और दूसरे प्रकार के मैथ भी आते हैं। तो सारे मैथ भी मैं सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए आपको इसके लिए चिंता नहीं करना है, टेंशन की कोई बात नहीं, सारी विषय आपके कवर हो जाते हैं। और फुल्ली विथ NCERT बुक्स, इन सारी किताबों की चर्चा हम करें। जरा सा आज का टॉपिक जरा सा देख ले। आज मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात? इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में आज हमें चर्चा करना है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखिए बाजार में वस्तु का मूल्य निर्धारण, यही आपको जानना है। जो भी वस्तुएं बाजार में बिकने के लिए आती है उसका मूल्य कैसे निर्धारित होता है, किसी वस्तु का कीमत कब बढ़ जाता है और कीमत कब घट जाता है, इन बातों की आज हमें चर्चा करना है। मांग और पूर्ति, 2 शब्द आप देख रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई। मांग बढ़ती है तो वस्तु की कीमत बाजार में बढ़ जाती है, मांग घटती है तो वस्तु की कीमत घट जाती है। आप सभी इस बात को जान रहे हैं। अब देख रहे हैं इसी बार शुरू में जो बाजार में फूलगोभी बिकने के लिए आया तो खरीदने वाले लोग ज्यादा थे और बेचने वाला कम था। डिमांड उसका ज्यादा था, सप्लाई उसका कम था। देखिए डिमांड, शुरू बार जब ये फूलगोभी आया तो स्वादिष्ट जैसा लग रहा था, खरीदने वाले लोग इसमें 100 थे, है ना। डिमांड कितना था? 100, और सप्लाई कितना था? 10। बेचने वाले मात्र 10 व्यक्ति, खरीदने वाले ज्यादा और बेचने वाले कम, इससे उसकी कीमत बढ़ गई थी बाजार में। 100 रुपये किलो बिक रहा था। वही आज की परिस्थिति में जैसे देखिए इसका डिमांड जो है देखिए घट गया बाबू। डिमांड घटकर कितना हो गया? 10, क्योंकि फूलगोभी का स्वाद अब खराब हो गया, इसलिए लोग नहीं पसंद करें।
खरीदने वाले मांगने वाले संख्या इसकी देखिए 10 हो गई है, जबकि सप्लाई देखो इसका बढ़ गया है 100 आदमी, सब जगह फूलगोभी बिक रहा है, तो सप्लाई इसका बढ़ गया है, लेकिन मांग क्या हो गई है, घट गई है। तो आज देखिए बाजार में इसकी कीमत घट गई है, फूलगोभी की कीमत क्या हो गई है, घट गई है, क्योंकि बेचने वाले ज्यादा खरीदने वाला कम। यहां जैसे देखिए खरीदने वाला ज्यादा और बेचने वाला कम, तो यहाँ फूलगोभी की कीमत क्या थी, ऊपर हो गई थी। यही है डिमांड एंड सप्लाई, मांग आपूर्ति के आधार पर ही वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। अब देखिए तो डिमांड और सप्लाई की बात हम कर रहे थे, डिमांड और सप्लाई कैसे वस्तु का दाम बढ़ता है और कैसे घटता है। ध्यान दीजिए, फिर से समझ लीजिए, यदि मांग ज्यादा हो और पूर्ति कम हो तो दाम बढ़ जाएगा। अब देखिए आगे, जब मांग कम हो और सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो दाम क्या हो गया, घट गया। प्राइस देख रही है, पी मींस प्राइस, दोनों की कीमत देख रही है, यहां कीमत बढ़ गया, यहां कीमत घट गया है। चलिए हम जैसे डिटेल्स में मैप के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझने की जैसा कोशिश कीजिए। यहां देखिए कीमत लिखा हुआ, यहां मांग की रेखा डिमांड लाइन है, डीडी लिखा हुआ है, डिमांड मांग। अब ये देखिए यहां पी लिखा मींस वस्तु की कीमत, ये क्या दिया गया है, कीमत, और यहां वस्तु है, कितनी वस्तु की डिमांड हो रही है। सो यहां देखिए डिमांड वाले लाइन से हमको जानना पड़ेगा। अब यहां है क्या बाबू, जैसा ध्यान दीजिए, जब बाजार में किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत, और वस्तु की कीमत का मतलब एक उदाहरण के लिए जैसा हम समझ लेते हैं, यहां पर पेन, एक पेन की कीमत हम मान लेते हैं, पेन की कीमत घटती बढ़ती तो क्या होता है। अब देखिए पेन की कीमत यहां देखिए 0 लिखा हुआ है, जब कीमत इसकी थी कीमत 0, तो ये रेखा देखिए यहां टच कर डिमांड की लाइन पर, यहां देखिए 25 लोग खरीदने के लिए तैयार है, जब 0 कीमत है, फ्री में मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग खरीदना चाह रहे हैं। जब जैसा कीमत बढ़ गया, कलम की कीमत हो गया 10, तब कितने लोग खरीदना चाह रहे हैं। इस रेखा को देखिए, इस रेखा के समानांतर खींचिएगा, पैरेलल, इसके समानांतर खींच करके जैसा देखिए ये रेखा यहां टच कर गया, इस रेखा को यहां टच करके देखिए, जब वस्तु की कीमत 0 से बढ़कर हो गया 10 रुपये में जब कलम बेची जा रही है, तो खरीदने वाले लोग कितने हैं, 20, खरीदने वाले लोग 20। अब देखिए कीमत और बढ़ गया, थोड़ा सा और कीमत बढ़ा के देखिए, जब 20 रुपये कीमत हो गया, तो देखिए मांग कितना हो गया, घट के 15 हो गया। जब वस्तु का दाम 10 था तो खरीदने वाले लोग 20, जब दाम बढ़ के 20 हो गया तो दाम घट के 15। जैसे ही दाम बढ़ा मांग क्या हो गई, घट गई। और देखिए जब दाम और कलम का बढ़ गया, हो गया जब 30 रुपया, तो खरीदने वाली की संख्या 10। जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है मांग घटती जा रही है। जब कीमत और बढ़ा के कंपनी वाले ने 40 रुपया कर दिया, तो मांग घटकर 5, 40 रुपये कीमत पर 5 ही लोग खरीदना चाहते जो पैसे वाले लोग हैं। लेकिन जैसा देखिए जैसे ही कीमत घट रहा है तो मांग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कीमत बढ़ेगा, देखिए बुआ ये P है, कीमत यदि बढ़ गया तो मांग क्या हो गया, घट गया। कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा। अब इसका उल्टा देखिए, जब कीमत घटेगा, कीमत जब घट गया तो मांग क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर बात है, बाजार में ऐसा ही देख रहे हैं, जो वस्तु महंगी होती है खरीदने वाले लोग घट जाते हैं, जो वस्तु सस्ती होती है खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाती है। यही है डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए ये तो कीमत पर हमने कहा, अभी आपूर्ति के बारे में हमने कुछ भी नहीं कहा। जब कीमत बढ़ता है तो मांग घटता है, जब कीमत घटता है तो मांग बढ़ता है। चलिए दो बात हमने बता दिया। अब जरा दूसरे फिगर पर ध्यान दीजिए। ये तो हमने कहा डिमांड की रेखा, डिमांड लिखा है, मांग की रेखा है, डीडी लिखा हुआ है, डिमांड, डीडी का मतलब दूरदर्शन नहीं समझिएगा, डिमांड की रेखा है।
अब देखिए यहां पर फिर दूसरी फिगर में आप देख रहे हैं ये पूर्ति की रेखा है। अब इसी बात को फिर से हम समझा रहे हैं। सप्लाई करने वाले लोग क्या सोचते हैं, विक्रेता। एक होता है क्रेता, एक होता है विक्रेता। क्रेता माने खरीदने वाला, विक्रेता माने बेचने वाला। तो ये सप्लाई जो है आपूर्ति करने वाला। बाजार में वस्तुओं को बेचने के लिए कंपनियां अपनी वस्तु लाती है, तो सप्लायर होता है कंपनी वाला। कंपनी वाला अपनी वस्तु को बाजार में बेचने के लिए लाएगा कब, जब उसको ज्यादा लाभ होगा। और लाभ कब होगा ज्यादा, जब कीमत ज्यादा होगी। ज्यादा कीमत पर उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, इससे ज्यादा वस्तु बेचने के लिए बाजार में उतारेगा। और जैसे ही कीमत घट जाएगा, उसको लाभ कम मिलेगा, तो सप्लाई कम कर देगा, पूर्ति नहीं होगी। अब देखिए क्या है, जब वस्तु, ये कीमत समझ रहे होगा, कीमत किसी वस्तु की, यही कीमत जैसा पेन के बारे में हम फिर से बता दें, उसी पेन की चर्चा करें। जब बाजार में वस्तु की कीमत थी, पेन की कीमत थी 10 रुपया, तो इस रेखा को इसके समानांतर खींच के देखिए। ये देखिए हमने खींचा तो यहां टच किया, और यहां से इस रेखा को इस रेखा के समानांतर खींचिए, ये देखिए यहां टच करेगा। जब कीमत थी 10 रुपया, तो बाजार में वस्तु की आपूर्ति कितना हुआ, 5। मात्र 5 ही वस्तु बेचने के लिए कंपनी वाला भेजा। जब दाम बढ़ के हो गया 20 रुपया, 20 रुपये जैसे ही दाम बढ़ा, तो देखिए ये रेखा आगे बढ़ाइए, और ये टच किया कहां, 10 पर। जब दाम बढ़ गया 20 हो गया, 10 से 20 हो गया, तो पूर्ति देखिए 5 से बढ़ के 10 हो गया। अब जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है, तो आपूर्ति क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। दाम बढ़ के 40 रुपया हो गया, आपूर्ति बढ़ के 20 हो गया। दाम बढ़कर 50 हो गया, आपूर्ति बढ़कर 25 हो गया। तो आप देख रहे जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है, तो पूर्ति क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, उसके उल्टा हो रहा है। जब दाम बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगा, जब दाम घटेगा तो पूर्ति घटेगा। ये देखिए इसमें आपूर्ति में क्या कर रहा है, ये देखिए पी प्राइस, ये हो गया सप्लाई। जब कीमत बढ़ रही है, कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो बाजार में वस्तु क्या हो रही है, आपूर्ति बढ़ रही है। ज्यादा कीमत है तो कंपनी को ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा आपूर्ति करेगा। और जैसे ही कीमत घटेगा, जैसे ही कीमत घटेगा, तो सप्लाई भी क्या होगा, घटेगा। माने देखिए समानांतर है, समान संबंध है इसमें। जब दाम बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, जब दाम घटेगा तो सप्लाई घटेगा। इसमें समानता चलती है, बढ़ेगा तो दोनों, घटेगा तो दोनों। कीमत बढ़ती है, आपूर्ति बढ़ जाती है, कीमत घटती है, आपूर्ति घट जाती है। इसमें आप उल्टा देखे थे, इसमें उल्टा देखे थे। यहां देखिए पी, ये देखिए पी, जब दाम बढ़ा था तो डिमांड क्या हुआ था, घटा था। जब कीमत बढ़ा तो डिमांड घट गया, और जब कीमत घट गया, कीमत घट गया तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। सीधी सी बात है। इसका उल्टा होता है, विपरीत चलता है। डिमांड जो होती है कीमत के विपरीत चलती है। जब दाम बढ़ेगा तो मांग घटेगा, जब दाम घटेगा तो कीमत, जब दाम घटेगा तो मांग बढ़ेगा। इसमें समानांतर होता, समान रेखा दिशा में चलता, दोनों की दिशा एक होती है। कीमत बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, कीमत घटेगा सप्लाई घट जाएगा। चलिए 2 टॉपिक हमने कहा, कैसे वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। चलिए इसकी चर्चा हटा दें। देखिए बाबू, अब तो ये हमने कह दिया, लेकिन निर्धारित कैसे होगा, वस्तु का दाम बाजार में कैसे फिक्स होगा, कितने पर लोग खरीदने के तैयार हैं, संतुलन बिंदु क्या होगा, सो आपको जानना है। इसी मैप को फिर से बता दें। ये देखिए, इस मैप को फिर से हम बता रहे हैं। यहां पर जैसा देखिए, ये डिमांड की लाइन है और ये सप्लाई की लाइन है। ये है डी डिमांड और ये है सप्लाई। यहां पर हमने कहा पी मींस कीमत, देखिए कीमत है, और ये है वस्तु। वस्तु को आप बाई से भी सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दाम देखिए जैसा था वही बात हम फिर से बता रहे हैं बाबू। यहां पर देखिए ऐसा ऐसा है, ये देखिए, चलिए ठीक है। यहां पर जब 10 था, ये 20 है, ये 30 है और ये 40-50। यहां पर हमने देखो कहा था क्या 5,
10, 15, 20 मान लीजिए, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया चलिए 25, और ये है वस्तु। देखिए दोनों का कटान बिंदु यहाँ पर है। कटान बिंदु कहाँ पर है? देखिए पहला दूसरा तीसरा स्टेप, पहला दूसरा तीसरा स्टेप। ये देखिए इसको ऐसे बढ़ा रहे हैं और इसको ऐसे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हाथ से तिरछा उछा थोड़ा सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है 40, यहाँ लिखा हुआ है 50। जब देखिए हमने कहा था जब कीमत है 10 रुपया तो सप्लाई, देखो 10 वाला जो है 10 वाले लाइन को यहाँ बढ़ा के देखिए डिमांड पर, जब 10 रुपया दाम है तो देखिए पहली रेखा कहाँ टच कर रही है? 25 पर, है ना, या 20 पर छोड़िए, जब 10 रुपया तो थोड़ी सी तिरछी रेखा हो गई। यहाँ देखिए जब दाम 10 रुपया है तो मांग किया गया है 20 वस्तु का, जब दाम बढ़ जाता है तो डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। दाम देखिए बढ़ के हो गए 20 तो मांग देखिए घट करके हो गए यहाँ कम जाता है, 20 से कम के 15 पर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर जैसा संतुलन बिंदु नहीं बन रहा है बाबू, जैसा थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया फिगर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 स्टेप, यहाँ देखिए 1 2 3 स्टेप, यहाँ देखिए ये देखिए संतुलन की बिंदु यहाँ पर हमको 15 लिखना चाहिए। जब कीमत 30 रुपया है तो 15 रुपया, देखिए 15 देखिए वस्तु की मांग हो रही है। कीमत जब बढ़ जाएगा तो डिमांड घट जाएगा। देखिए 40 हो गया तो देखिए खरीदने वाले लोग क्या हो गए? घट गए। ये देखिए डिमांड वाला लाइन कहाँ टच कर रहा है? शो कर रहे हैं, खाली हम डिमांड अभी बढ़ा रहे हैं। अब देखिए दाम बढ़ के यहाँ होगा तो घट जाएगा, मांग और घट रहा है। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगा तो मांग क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन जैसे देखिए सप्लाई वाले लाइन पर देखिए, जब 10 रुपया दाम रखा गया है तो ये सप्लाई वाले लाइन को कहां टच किया? इस रेखा पर। तो कितनी पूर्ति कर रहा है? 5। जब दाम 10 रुपया है तो कंपनी वाला सप्लाई कर रहा है 5 वस्तु का। जब दाम बढ़ गया तो स्वाभाविक है सप्लाई बढ़ेगा। जब दाम बढ़ गया 20 हो गया तो देखिए सप्लाई रेखा को टच किया कहां पर? 10 पर, तो सप्लाई बढ़ के 10 हो गया। जैसे दाम बढ़ रहा है सप्लाई भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब देखिए जैसे जैसे दाम बढ़ता है तो हमने कहा मांग घटता है, और ये दोनों बिंदु कहां कट रहा है? यहां पर कट रहा है। ये संतुलन की बिंदु है, इस पर खरीदने वाले को भी नुकसान नहीं हो रहा है और बेचने वाले को भी नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि इसके ऊपर दाम जाता है, यदि कीमत 40 कर गया तो ये सप्लाई, देखिए डिमांड वाले लाइन को यहां टच किया, ये घट गया। माने जैसे दाम बढ़ गया 30, जब था दाम, वस्तु का दाम 30 रुपया था तो देखिए मांग वाले रेखा को टच किया कहां? 15 पर। जब 30 रुपया वस्तु का कीमत था तो मांगने वाले लोग, खरीदने वाले लोग 15 थे, लेकिन जैसे दाम बढ़ के 40 हो गया तो मांग घट के 10 हो गया। देखिए ये रेखा कहां टच किया? 10 पर। दाम बढ़ रहा है बउआ तो मांग घट रहा है, लेकिन हमने कहा पूर्ति बढ़ेगा। जैसे जैसे दाम बढ़ रहा है तो पूर्ति बढ़ेगा। अब देखिए दाम बढ़ के हो गया 40, तो 40 वाला रेखा देखिए सप्लाई को कहां टच करा? यहाँ का मतलब देखिए ये हो गया 20, तो ये देखिए क्या हो गया? जब दाम देखिए 30 जब था कीमत तो सप्लाई किया था कितना? 15। जब दाम बढ़ के 40 हो गया तो सप्लाई बढ़ के हो गया 20। अब देखिए दाम यदि 50 होगा तो सप्लाई कहां होगा? ये देखिए बढ़ जाएगा, 25 हो जाएगा। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगा सप्लाई बढ़ता है, लेकिन यदि 50 रुपया कीमत किया गया तो बाजार में सप्लाई तो बढ़ेगा 25, लेकिन डिमांड घट जाएगा ना। 50 रुपये पे देखिए डिमांड कितना है? 5 हुआ है। जब दाम बढ़ गया खरीदने वाले लोग घट जाते हैं, बेचने वाले बढ़ेंगे लेकिन खरीदने वाले घट जाएंगे। तो ये संतुलन की बिंदु है, क्योंकि इस पर बेचने वाले को भी नुकसान नहीं है और खरीदने वाले को भी नुकसान नहीं है। इससे नीचे यदि दाम होता है तो बेचने वाले तैयार नहीं होते हैं, इससे ऊपर यदि दाम जाता है तो खरीदने वाले तैयार नहीं होते हैं। इसका मतलब ये जो बिंदु है संतुलन की बिंदु है। डिमांड और सप्लाई जहां पर कटती है वो संतुलन की बिंदु होती है, वो बाजार संतुलित होगा, ना खरीदने वाले को नुकसान ना बेचने वाले को नुकसान। इसी प्रकार वस्तु की कीमत बाजार में निर्धारित होती है।
अब डिमांड एंड सप्लाई समझ गए। तो एक टॉपिक की चर्चा हमने किया मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति के कटान बिंदु पर ही संतुलन होता है, वहां वस्तु का मूल्य बाजार में निर्धारित होता है। हमने केवल एक टॉपिक की चर्चा किया, बाजार में वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। आंसर आपका होगा मांग और पूर्ति के कटान बिंदु पर। हमने पहले कहा कीमत बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा, कीमत घटेगा तो मांग घटेगा, लेकिन सप्लाई इसका उल्टा होता है। जब दाम बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, जब दाम घटता है तो सप्लाई घटता है। ऐसी स्थिति में यह संतुलन की बिंदु मानी जाती है। कुछ क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सारी चीजों की चर्चा तो हम तुरंत में कर नहीं पाते हैं। इसका मैथ वगैरह इस पर देखिए, मैथ वगैरह बनाने के लिए आता है बाबू, तो जो ऑफलाइन मेरा क्लास चालू होगा इसके मैथ की चर्चा मैं डिटेल्स में करूंगा। तो ठीक है, धन्यवाद। चलिए बच्चों, एक विशेष जानकारी मैं दे दूं। आज तो हल्का सा देखिए इकोनॉमिक्स के बारे में हमने चर्चा किया, पूरी बात तो खैर ऑफलाइन। अब संभावना ये है 7 तारीख से क्लास खुल सकता है, 7 तारीख से सरकार का आदेश आने की संभावना है। जैसा कि पेपर में आपने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, तो 7 तारीख से लगभग कोचिंग स्कूल खुल जाएंगे शायद। यदि खुल जाता है तो ऑफलाइन मेरे क्लास चालू हो जाएंगे। सारे बच्चे जो इंटरमीडिएट के बच्चे जो हमारे यहाँ भी पढ़ रहे हैं, 7 तारीख से आप आने की कोशिश करेंगे यदि क्लास खुलता है तो। जैसा न्यूज देख लीजिएगा। और जो हम विशेष बात बता रहे हैं, आज हमने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का टॉपिक दिया। कल हम टॉपिक एक देना चाहते किसका, पॉलिटिकल साइंस का। कल हम इसकी चर्चा करेंगे और बहुत दिलचस्प टॉपिक कल बताया जाएगा। कल का वीडियो देखना ना भूलें, बहुत कुछ बातें होगी। पॉलिटिकल साइंस में राजनीति से संबंधित बातें होंगी। कैसे चुनाव होता है, सरकार कैसे गठित होती है, सरकार के कितने रूप होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, भारत में कैसे शासन प्रणाली है, भारत में राष्ट्रपति कैसे चुनाता है, उपराष्ट्रपति कैसे चुनाता है, कार्यपालिका क्या होता है, विधान पालिका क्या होता है, ये सारी चीजें कल बताई जाएगी। प्रशासन की चर्चा हम करें। कल वाला वीडियो को देखना ना भूलेंगे। थैंक यू।